हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे माइनर टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। देखिए माइनर टेस्ट 4 जो है उसमें आपकी यूनिट आई थी केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए बी स्क्वायर सी। ये एक रेट लॉ दे रखा है। रेट लॉ जो है आपके जो रेट है उसको हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी मतलब रिएक्टेंट के फॉर्म में शो कर रखा है किसी एक रिएक्टेंट के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रेट लॉ दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कंडीशंस क्या दे रखी है, देखिए मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, लेकिन जो काम काम की चीजें वो उन्हें शॉर्ट में लिख दी है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये रेट लॉ दे रखा है। अब उसके बाद दे क्या रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है तीनों रिएक्टेंट की। तीन रिएक्टेंट है ए बी सी। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है ए नॉट की 0.001 एम। एम का मतलब मोलैरिटी है। बी नॉट दे रखा है मतलब बी की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.004 एम। और आपके दे रखी है सी की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.04 एम। अब देखिए 0.04 दे रखा है, मैंने जीरो लिख दिया है ताकि वो सेम हो जाए, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाए तो कंपेयर करने के लिए मैंने जीरो लगा दिया है। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अब कह रहा है द अपेरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अपेरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, आभासी, या हम कह सकते हैं कंडीशन अप्लाइड करने के बाद का। देखिए एक तो होता है एक्चुअल ऑर्डर, एक होता है अपेरेंट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि ऑर्डर जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वो ये बताया था कि अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप एक्सेस में लेते हैं, अब एक्सेस का मतलब है कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट, तो उस रिएक्टेंट के रिलेटिव या उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं कंसंट्रेशन को कंपेयर करूं 0.001 0.004 और ये है 0.04 और जीरो मैंने लगा दिया, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये 1 है मान लीजिए, तो ये इसका 40 गुना है, मतलब ये एक्सेस में है। इसका मतलब सी की कंसंट्रेशन जो है एक्सेस में, किसके कंपेरिजन में, ए और बी के। तो रेट लॉ में से जो है वो आपके सी हट जाएगा। अब सी हट जाएगा तो ये बचा ए और बी स्क्वायर। तो अब आगे क्या पूछा था, अपेरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ए के रेस्पेक्ट में एक है और बी के रेस्पेक्ट में दो है, ओवरऑल क्या हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्लियर। तो यहां पर क्या है कि कई बार तो वो लिख के देता है कि ये रेट लॉ है, या कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दे देगा। जैसे यहाँ तो हमने रेट लॉ दे रखा है, वो कोई रिएक्शन दे देगा, फिर कहेगा ये रिएक्टेंट एक्सेस में है, और ये क्या देगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल होती है, वहां पर जो आपके रिएक्शन क्वेश्चन होते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उस रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपके क्या है कि उसने मेंशन बोल के नहीं किया है कि ये एक्सेस में है, उसने कंसंट्रेशन दे दी है। वहां पर आपको खुद को कंपेयर करके आइडिया लगाना है कि कौन एक्सेस में है और कौन एक्सेस में नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखा है, द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड ऑर्डर मतलब यहाँ पर 6th क्वेश्चन में इसने कह दिया कि भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है। द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उस पर रेट कांस्टेंट दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴। तो मैं मेंशन कर देता हूं भाई, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेट कांस्टेंट जो है वो कितना है 3 × 10⁻⁻⁴। अब आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री पर इतना है तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, गिवन दैट दे रखा है, मतलब जो डेटा दे रखा है, गिवन दैट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे रखी है। ये क्वेश्चन का जो मेन आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन की जो आत्मा है वो यही है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो सार है वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो अब आपको बताना है। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए देखिए अब आप सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो दो फॉर्मूले हम काम में ले सकते हैं। कौन सा, एक तो सिंपल आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, k = a e⁻ (-EA/RT)। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो रेट कांस्टेंट को कंपेयर करना है, आपको निकालना है, तो कैसे आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, log k2/k1 = EA/2.303 R del T अपॉन T1 T2। del T का मतलब T2 - T1 अपॉन T1 T2। ये आपके फॉर्मूला है। अब इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो जो भी आप फॉर्मूला। अगर मान लीजिए ये याद नहीं है तो ये तो कम से कम कॉमन है ही। मान लीजिए आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये याद नहीं है, आपने मेरा थ्योरी वीडियो नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको आता ही है। अब आपको करना क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो जैसे ही आप, पहले इस फॉर्मूले से बता देता हूं, जैसे ही आप एक्टिवेशन एनर्जी 0 करेंगे तो होगा क्या, k = a e⁻
अब देखिए नीचे कुछ भी हो, ऊपर तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया मतलब e की पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब k इक्वल्स टू ए, और ए क्या है, आरएमएस कांस्टेंट है, इसका मतलब k कांस्टेंट है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, मतलब सेम आएगी जो पहले थी, मतलब ये, ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो सेम आएगी, 3 इंटू टेन टू माइनस 4। चेक करो ऑप्शन में, ये है आंसर आ गया। अब दूसरा मैंने फॉर्मूला बता रखा, उससे भी चेक कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला सीधे सीधे से ये की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, log k2 अपॉन k1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और किसकी लॉग अगर आप लोगे, किसका लॉग जीरो आता है, log 1 का वैल्यू जीरो आता है, इसका मतलब k2 और k1 की वैल्यू क्या है, सेम है, तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको पता क्या चल गया कि k2 और k1 क्या है, सेम है, इसका मतलब जो वैल्यू आपकी दे रखी है पहले वही वैल्यू रहेगी, आंसर आ जाएगा। तो सबसे मेन जो चीज थी वो थी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो दे रखी है, अगर कोई वैल्यू दे रखी होती तो फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता, ठीक है। टेम्परेचर आपको फिर केल्विन में रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन अ सब्सटेंस ए वाज एक्सपोज टू लाइट। अब देखिए ये आपके जो है क्वांटम यील्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है, क्वांटम यील्ड का क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या। आप देखिए क्वांटम यील्ड के क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन पार्ट टफ हो, लेकिन फॉर्मूला बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, और जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होती नॉर्मल केस की, कुछ केस में थोड़ी टिपिकल होती है, लेकिन फिर वहां पर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर ऑप्शन आपको लग रहे हैं थोड़े दूर दूर हैं तो फिर आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। When a substance A was exposed to light, 0.002 mole of it reacted in 20 minutes। तो क्या क्या दे रखा है यहां पर। सबसे पहले जो आपके क्वांटम यील्ड है उसको हमने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है वो क्या है, दो के सेंस में पढ़ रखा है, एक तो मॉलिक्यूल के सेंस में, एक मोल के सेंस में। तो अगर मैं मोल के सेंस में कहूं तो नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेड किसके, रिएक्टेंट के, अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड, आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अब यहां पर कंडीशन क्या है, टाइम सेम होना चाहिए दोनों के लिए, कि भाई जितने टाइम में आपने फोटोन एब्जॉर्ब करे उतनी टाइम में कितनी रिएक्शन हुई। तो अब यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड कितने दे रखे, 0.002 मोल ये दे रखे, ऑफ इट रिएक्टेड इन 20 मिनट्स। अब यहां पर टाइम जो है मैं साइड में लिख देता हूं 20 मिनट्स है, कंडीशन क्या है टाइम की 20 मिनट्स, यहां पर हमने टाइम कितना ले लिया 20 मिनट, ठीक है, ये हमने टाइम ले लिया। अब आगे अगर हम बात करें इन द सेम टाइम, टाइम सेम होना चाहिए, ए एब्जॉर्ब 6.02 इंटू 10⁶ फोटोन। अब उतने समय में ये क्या कह रहा है, इन द सेम टाइम ए एब्जॉर्ब मतलब जो फोटोन एब्जॉर्ब करे वो कितने 6.02 इंटू 10⁶ फोटॉन्स। अब देखिए हम क्या होता है कि जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो हम इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, तो हमने क्या सोचा कि भाई सेम टाइम में, सेम टाइम मतलब 20 मिनट में कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, इतने, तो मोल ऊपर आ गए फोटोन नीचे आ गए, लेकिन अभी बाकी है, ठीक है, क्या बाकी है, क्वेश्चन बाकी है, क्या बाकी है, फोटोन ऑफ लाइट पर सेकंड, ये फिर आप अंडरलाइन कर लो इसको। क्वेश्चन को हमेशा आप ढंग से अगर पढ़ेंगे 2 बार तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर इसने कह रखा पर सेकंड, तो ये है नंबर ऑफ फोटोन्स, यहां पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ आइंस्टीन, नंबर ऑफ आइंस्टीन का मतलब होता है 1 मोल फोटोन, तो अभी मोल में आया ही नहीं है, अभी तो हमने फॉर्मूला पूरी तरह से अप्लाई किया ही नहीं, ये तो फोटोन की संख्या पर सेकंड। अब 20 मिनट में निकालनी है तो इसको मुझे 20 से गुणा करना पड़ेगा, और अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये 1 सेकंड में है तो 20 मिनट के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होते हैं उससे गुणा कर दो इसको, तो 20 मिनट इंटू 60। अब ये टोटल आ गया 20 मिनट के टाइम में कितने सेकंड थे वो मैंने निकाल लिए, उसको मैंने गुणा कर दिया। अब ये आ गया फोटोन्स की संख्या में। अब मुझे एवोगैड्रो संख्या चाहिए तो इसको मुझे एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे डिवाइड कर रहा हूं मतलब वो वैल्यू कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं अलग से। ये हो गया 0.002 इंटू Na। Na क्या है, जो एवोगैड्रो संख्या है वो उसने साइड में दे रखी है क्वेश्चन में 6.02 इंटू 10⁻23, हालांकि देते नहीं है, दे दी तो अच्छी बात है, अपॉन 6.02 इंटू 10⁻6 इंटू 20 इंटू 60। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 6.02 से 6.02 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पॉइंट मैंने हटाया तो 10⁻, क्या हो गई -3 हो गई, तो -3 को मैं इसको सिंपल करने के लिए 20 कर देता हूं। अब आपके ओवरऑल बचा क्या, वापस से लिख देता हूं 2 इंटू 10⁻20 अपॉन, ये आपके बच गया 10⁻6, तो ये हो गया 2 इंटू 6 इंटू, अब देखिए 10⁻6 जो है ये 2 जीरो और ऐड हो गए, 10⁻8 हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो बचा क्या 1/6। अब 1/6 का मतलब क्या है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। मैंने क्या करा, पावर एक कम कर दी यहाँ से, तो ये कर दिया 10 इंटू। अब इसको आप ऐसे समझो कि ये जो 8 था, ये ऊपर माइनस करेगा तो बचे कितने 12, 12 में से एक 10 मैंने और निकाल दिया, बचे कितने 11 अपॉन 6। ये आपके सॉल्यूशन आ गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे 10 को तो ये आएगा 6, 10 को डिवाइड करोगे 6 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1.66 इंटू 10⁻11। अब देखिए पावर जब आप चेक करेंगे तो पावर 11 एक ही में आ रही है, और पावर को भी अगर आप छोड़ देंगे तो 6 कम 6 बचे कितने 4, तो 6 6 36 मतलब 66। तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन चैलेंजेस जो थे क्वेश्चन में वो ये थे कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम यहाँ पर फोटोन पुट करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एट अ गिवन टाइम पढ़ के इतना पुट कर देते हैं, लेकिन पर सेकंड दे रखा है, मतलब 1 सेकंड में इतने कर रहा है तो 20 मिनट में कितने करेगा, 20 मिनट में जितने सेकंड है उसको उससे गुणा कर दो, मतलब 20 इंटू 60। दूसरी बात, ये आपके फोटोन्स में दे रखे हैं। अब क्योंकि आपको या तो इसको आप क्या करो, दो बात है, फोटोन्स को या तो आप आइंस्टीन में कन्वर्ट कर लो या मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो, दोनों के लिए कैलकुलेशन पार्ट सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा, या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बात है। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, फॉर्मूला समझना है और उसके बाद उसको वैल्यू पुट करनी है। आंसर आपके क्या आ गया 1.66 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन 10 times as many reactant molecules decay in a given time interval when there are initially 50 reactant molecules as when there are only 5 reactant molecules present. This unimolecular reaction is, ऑर्डर दे रखा है, मतलब ऑप्शन दे रखा है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर आपके एक डेटा दे रखा है यूनिमोलिकुलर, तो यहाँ पर ये यूनिमोलिकुलर जो डेटा दे रखा है उसका क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। सिंपल सा आपको देखना है कंडीशन क्या दे रखी है। कंडीशन जो दे रखी है वो क्या है, जो क्वेश्चन जो समझाना चाह रहा है, जो लैंग्वेज दे रखी है वो क्या दे रखी है, उसको मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये कह रहा है फॉर अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे क्या दे रखा है, 10 times as many reactant molecule decay। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिके हो रहे हैं, ये आपके रिएक्शन को बता रहा है कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन की रेट की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई 10 टाइम्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिके हो रहे हैं, 10 गुना, मतलब कंपैरिजन चल रहा है रेट में, किसमें, रेट में। 10 टाइम्स एज मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिके इन अ गिवन टाइम, एक टाइम में 10 गुना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिके हो रहे हैं। इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल व्हेन देयर आर इनिशियली 50 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जब शुरुआत में 50 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे तो रेट जो थी डिके की वो 10 गुना थी, किसके कंपैरिजन में, एज when there are only 5 reactant molecules present the unimolecular reaction is। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि इसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी एक तरीके से, क्या दे दी, एक है इनिशियल कंसंट्रेशन 5 और एक है इनिशियल कंसंट्रेशन 50। और अब ये कह रहा है कि जब हमने 50 रिएक्टेंट लिए तो रेट जो है वो डिके की वो 10 गुना आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को कंपेयर करें तो पहले 5 थी, बाद में 50 हो गई, मतलब हमने कितनी गुना ले ली कंसंट्रेशन, 50 गुना, सॉरी 10 गुना, क्योंकि पहले 5 थी बाद में 50 हो गई, तो हमने कंसंट्रेशन को कितने गुना बढ़ाया, 10 गुना। और ये खुद कह रहा है कि रेट कितने गुना आ रही है, 10 गुना आ रही है जब आपने इनिशियली 50 लिए थे। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि कंसंट्रेशन 10 गुना करने पर रेट 10 गुना हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन और जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू C या कंसंट्रेशन। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर सिंपल सा था कि अगर आप रेट ले रहे हैं जैसे V2/V1 या R2/R1 जो भी आप मेंशन करना चाहें, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन या C2 अपॉन C1 की पावर n। अब रेट 10 गुना है और कंसंट्रेशन भी 10 गुना है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऑर्डर कितना है, 1। तो सिंपल सा है, बाकी इसने यूनिमोलिकुलर लिख रखा है, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये डेटे जो डेटा दे रखा है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन 10 गुना करने पर रेट 10 गुना हो रही है, मतलब ऑर्डर कितना है, 1, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरी बेस्ड का मतलब मैंने आपको सारे ग्राफ पढ़ा दिए, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए।
अब अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो एक बार आप जो ग्राफ वाला मेथड है वो मैंने अलग से पूरा एक वीडियो बनाया था, वो आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर वापस से बता देता हूँ। अब ये कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने मेंशन कर दिया ऑर्डर कौन सा है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? तो ये कह रहा है कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। तो यहाँ पर होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्राफ आते हैं ये फॉर्मूले से आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के जितने फॉर्मूले वो आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के जितने फॉर्मूले हैं, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कंसंट्रेशन जो है वो चेंज तो होती है, लेकिन लीनियरली चेंज हो रही है, इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला है या नहीं वो आपको चेक करना होगा। तो अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करूं तो वहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होती है वो आपकी होती है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपके फॉर्मूला है। अब यहां पर आपके लॉग आ रहा है कंसंट्रेशन के साथ, इसका मतलब सिंपल कंसंट्रेशन और टाइम का अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, जीरो ऑर्डर के लिए आती है। तो ये तो नहीं होगा। 1/a लेंगे वो भी नहीं होगा, 1/a² लेंगे वो भी नहीं होगा। तो आपको जब दिख रहा है कि फॉर्मूले में लॉग आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन लॉग वाले के साथ ही आ सकती है, तो ये आंसर होगा। अब इसमें मैंने आपको दो ग्राफ पढ़ा रखे हैं। कौन से पढ़ा रखे हैं? दो ग्राफ। दो ग्राफ का मतलब क्या है? एक तो आप ये वाली टर्म ले लो log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं log a अपॉन a माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? kt अपॉन 2.303। तो एक तो ग्राफ किसके बीच में आप लोगे? log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा ओरिजिन से। या फिर एक दूसरा आप क्या कर सकते हो, log a माइनस log a माइनस एक्स, ये आप कर दो इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। अब क्योंकि आप इसका ग्राफ लेना चाह रहे हो तो इसको आपको प्लस में रखना है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। तो यहां पर इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा log a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस kt अपॉन 2.303 प्लस ये आपके माइनस इधर गया तो यहां सही है, प्लस में आएगा log a। तो ये तो आपके है y इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। ये आपके है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो यहां पर इसका ग्राफ आएगा ऐसे। ये जो इंटरसेप्ट है ये log a के बराबर है, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा k अपॉन 2.303। ये ग्राफ मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है, ठीक है। तो आप पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। आपको जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के सारे ग्राफ मैंने पढ़ा रखे हैं। बस हो सकता है कि आपको नोटेशन में कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ए तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नोटेशन जो है वो ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा, नोटेशन चेंज होता रहता है, इसलिए आपको नोटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जो मैंने ए लिया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है, तो वो अगर आप इसके सेंस में ले रहे हैं तो ए नॉट कह सकते हैं, या नॉट बाहर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और अगर मैं a माइनस एक्स कह रहा हूं तो वो सिंपल a को बता रहा है। a माइनस एक्स का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और a जो है वो भी क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप जो थ्योरी वाला वीडियो ग्राफ वाला वो आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा एक वीडियो जो है मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया है, और उसमें पूरी स्ट्रेट लाइन की सारी इक्वेशन अच्छे से समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए जो है रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। हैज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अगर वो ये नहीं भी देता कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये आपकी यूनिट से पता चल जाता है आपको कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे दे रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक 8 ग्राम ऑफ अ रिएक्टेंट, 8 ग्राम ऑफ ए का मतलब रिएक्टेंट, टू रिड्यूस टू 2 ग्राम। अब यहां पर इसने क्या क्या चीजें दे रखी है इंफॉर्मेशन, वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले दे रखा है इसने कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा उसने रेट कांस्टेंट दे रखा है के, कितना दे रखा है लिख लेता हूं, 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है दूसरा। तीसरा जो क्वेश्चन में डिमांड की है वो ये की है कि रिएक्टेंट 8 ग्राम है और उससे कितना हो जाए, 2 ग्राम हो जाए, और उसमें टाइम कितना लगेगा, ये इसने पूछा है ओवरऑल क्वेश्चन। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो आप उसको पहले अच्छे से 2 बार पढ़ो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, फिर वापस दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो,
क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन देखे तो आपको ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि वो आंसर किस फॉर्म में चाह रहा है। फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद जो जो डेटा दे रखा है वो लिख लो एक बार कि भाई क्या डेटा दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अच्छी बात है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है, ये लिख लिया आपने, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है कि 8 ग्राम से 2 ग्राम होने के लिए कितना समय लगेगा, अच्छी बात है। तो टी चाहिए, इसको पूछ लिया इसने। अब ये जो टी है वो कितना है, तो 8 ग्राम से 2 ग्राम का मतलब क्या होता है? 8 ग्राम से 2 ग्राम का मतलब ये है कि अगर मैं 8 को भाग दूं 2 से, या उसका उल्टा कर देता हूं, 2 को भाग देता हूं 8 से, इसका मतलब हो गया 1/4। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो 1/4 रह जाए। पहले 8 था, बाद में 2 हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना रह गया, 1/4। 1/4 रिएक्टेंट रह गया है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट बचा है वो 25% है। मतलब रिएक्शन कितनी परसेंट पूरी हो गई, 75%। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75 का मतलब होता है 2t½ यहाँ पर टी जो चाहिए वो क्या है। अब यहाँ पर हमने एक चीज देख ली कि भाई ये जो रिएक्टेंट बच रहा है एक्चुअल में 1/4 है। तो 1/4 का मतलब जो टी, ये जो टी पूछ रहा है ये एक्चुअल में टी 75% पूछ रहा है, या आप कह सकते हो टी 3/4 पूछ रहा है। ठीक है, अब टी 3/4 फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो कि किसके बराबर होता है, 2t½ के बराबर होता है। तो अगर t½ आ गया तो 2t½ भी आ जाएगा, 2 से गुणा ही तो करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए t½ का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए t½ का फॉर्मूला होता है 0.693/k। अब मुझे t75 चाहिए, t 3/4 चाहिए, तो 2t½ तो मैं सीधा सीधा 2 से गुणा कर देता हूं, k की वैल्यू भी पुट कर देता हूं साथ में, 1.15 इंटू 10⁻³ अब ये -3 जो है ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब +3 हो जाएगा तो ये आपके पॉइंट हटाया तो 10 की घात -3 कर दिया, तो -3 करा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये डेटा बच गया आपके 2 × 693/1.15, इसको सॉल्व करना है। अब आप ये चाहो कि भाई मैं गुणा भाग करूं, यहां पर आपको सिखाऊं कि 2 का पाड़ा क्या होता है, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो तो कैलकुलेटर लेके मत बैठना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। समझ में आई बात? तो अब आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि होता क्या है कि केमिस्ट्री वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जो मैथ्स वाला पार्ट है वो आपको खुद को करना है। तो होता क्या है कि हम कई बार प्रैक्टिस कम करते हैं। प्रैक्टिस कम करने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमने यहां तक छोड़ दिया, फिर ये हम सॉल्व नहीं करते। तो जब एग्जाम में आता है तो वहां पर हमें लगता है कि अरे ये तो हमको टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अब होता क्या है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व करने लग जाओगे तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप ऑप्शन देखो, 800, 1200, 600 और 200, तो हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आए। अब यहां पर अगर मैं इसको सिंपल और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 2 × 6, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, ये मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 8, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12 और 1 13, 1.15। मतलब इसको अगर मैं 1.15 से भाग दूंगा तो ये 1386, मतलब लगभग 1400 कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1200 समथिंग होगा। बिल्कुल एक्यूरेट जाने की भी कहाँ जरूरत है, आ जाएगा। आप और थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो डेटा दे रखा है उससे क्या पूछा गया। अब होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। जितना आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे नए नए, लैंग्वेज को पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन समझ के अगर आपको ये पता चल जाए कि उसने पूछा क्या है तो आधा काम तो हो गया। फिर आधा काम क्या बच गया कि जो पूछा है उसको कैसे निकालना है। उसके लिए आपको चीजें याद होनी चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है। अब आपको यही याद नहीं कि t½ का फॉर्मूला क्या है, t 3/4 का फॉर्मूला क्या है। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद ही नहीं है फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम है। तो जब हम डाउट पूछते हैं तो मेन क्या है कि हमें चीजें याद होनी चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद भी अगर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो वो हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें चीजें याद है उसके बाद भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमें चीजें याद ही नहीं है तो वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना आपको आना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, और फिर वो कैसे निकालना है। उसका सबसे सिंपल तरीका है कि जो डेटा दे रखा है वो लिख लो, जो पूछा है वो लिख लो, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा वो लिख लो, फिर आपको आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पर जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो दो तरीके के आंसर आपको मिलेंगे। या तो ऑप्शन ऐसे दे रखे हो 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3, तो वहां आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे 0 नहीं दे रखा, ऑप्शन क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप जाएंगे थ्योरी में, तो जब मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको दो तीन चीज क्लियर बताई थी कि मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अब अगर हम डेफिनेशन में जाएं मॉलिक्यूलरिटी की, तो वहां डेफिनेशन क्या थी मॉलिक्यूलरिटी की, कि एक रिएक्शन को होने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करते हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की अलग अलग होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम कंप्लीट रिएक्शन का एक बता देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की अलग अलग होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक रिएक्शन को होने के लिए कितने मॉलिक्यूल एक साइड कोलाइड हो रहे हैं, तो वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर सके। क्यों? भाई दो मॉलिक्यूल का कोलिजन होना बहुत आसान है, तो सबसे कॉमन जो है वो आपके बाइमॉलिक्यूलर होता है, कि भाई दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए। अब आप चाह रहे हैं कि तीन मॉलिक्यूल एक साथ आपस में टकराए, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है, बहुत रेयर होती है। अब आप कहें चार एक साथ टकराए तो और कम हो जाएगी, पांच और कम हो जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपके मैक्सिमम ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको वो टिक करना है। तो कहने का मतलब यह है कि जीरो मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि ऑर्डर जो है नेगेटिव और फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शन हो सकती है। तो उसके अलावा अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन एक ही होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि निम्न में से कौन सी मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, तो आपने आंसर देखा जीरो। अब आपने रट लिया कि भाई जीरो आंसर आना चाहिए। अब आपने ऑप्शन देखा कि सर जीरो तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होना चाहिए, समझ आ रही बात? अब यहाँ जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि जो मैक्सिमम दे रखा है 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितना है? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब मान लीजिए कि अगली बार ये सेम क्वेश्चन मैं आपको फिर दे दूं, फिर ऑप्शन क्या दूंगा आपको? 1 2 3 1.5। तो वहां पर क्या है कि एक बार को 3 तो हम मान लेंगे, एक बार को 4 भी मान लेंगे, लेकिन 1.5 पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है आपको। तो अगर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 की जगह 2 3 4 5 दे दूं, तो ऐसा भी है कि भाई 4 वाली भी नहीं होती, लेकिन फिर उसमें ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? 5। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फिर आपको आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ये है कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट ये है कि एक साथ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करें ऐसी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी आप बताएंगे वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम। तो 3 के तो फिर भी एग्जाम्पल मिलते हैं, 4 के नहीं मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, half life of a reaction is found to be inversely proportional to a cube of its initial concentration. The order of reaction is। अब देखिए सीधी सीधी सी बात यह है कि इसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन दे रखा है। तो आपने अगर वीडियो देखा हो मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला ही मेथड आपको मैंने हाफ लाइफ वाला बताया था। उसमें मैंने एक रिलेशन बता रखा है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1। ये रिलेशन बता रखा है। अब ये रिलेशन सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए अगर मैं देखूं कि भाई ऑर्डर क्या है, जीरो मान लो, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए की पावर 1 माइनस n, सॉरी ए की पावर 0 -1, मतलब -1 आएगी, तो नीचे -1 है तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए आएगा टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ जो है 1 -1 0, मतलब टी हाफ जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 2 - 1 मतलब 1, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अब क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ रखा है, इसके फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो कई बार क्या होता है मैं खुद भूल जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या पावर आएगी क्या नहीं आएगी, मैं भूल जाता हूँ। मान लो अब ये मैंने लिखा तो मैं ये भूल गया कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला। अब मुझे ये तो याद है ना कि भी जीरो ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन है, ये मुझे ध्यान है कि सही है ये।
ये भी मुझे ध्यान है कि ये भी सही है, ये भी मुझे ध्यान है ये भी सही है, मतलब ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये कह रहा है क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इनवर्स फाइंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ क्यूब। अब इसका मतलब ये आ रहा है कि ओवरऑल रिलेशन जो आया वो ये आया। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब ये पावर 3 कब आएगी, जब n की वैल्यू 4 होगी। जब n की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 1 3 आएगा। अब n की वैल्यू 4 का मतलब ऑर्डर 4, आंसर। अब ये सिंपल सा रिलेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2। रेट कांस्टेंट दे रखा है 0.2, यूनिट भी दे रखी है। व्हाट विल बी, जीरो ऑर्डर मेंशन कर रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, डेटा दे रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इफ आफ्टर हाफ एन आवर इट्स कंसंट्रेशन इज दिस। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अब इसको आप देखेंगे तो ये आपके दिमाग में डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आएगा आपको, मुझे भी याद नहीं आता क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बता रखा है डायरेक्ट। लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे थ्योरी वीडियो, या अगर आपने नोट्स ले रखे हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे नोट्स में, तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें जीरो ऑर्डर का जो लास्ट ग्राफ है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, क्या है, अब फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूला बना भी सकते हैं। तो यहां पर इसने क्या कह रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है जीरो ऑर्डर के लिए, K0 लिख देता हूं, वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, यूनिट नहीं लिख रहा है, यहां लिखी हुई है मोल पर लीटर पर आवर। उसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इफ आफ्टर हाफ एन आवर इट्स कंसंट्रेशन इज दिस। इसका मतलब इसने टाइम दे दिया हाफ एन आवर, मतलब 0.5 आर लिख सकते हैं आप, ये क्योंकि आर में दे रखा है तो इसको आर में लिख लिया। और कंसंट्रेशन दे रखी है तो अब आप इसको, जो कंसंट्रेशन है टाइम टी है, टी का मतलब हाफ एन आवर है, तो उसको आप a - x लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहे नोटेशन, a लिख लो, r लिख लो, a - x लिख लो, जो आपकी इच्छा वो लिख लो, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। वो कितना दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है, ये चलो मोल पर लीटर लिख देता हूं, और ये आपके 0.2 है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और पर आर। ठीक है, ये r - 1 लिख दिया। अब यहां पर आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो कौन सा है, तो देखिए एक सबसे कॉमन फॉर्मूला x = KT हमने पढ़ रखा है। उसके अलावा एक मैंने आपको ग्राफ बताया था 0.0 ऑर्डर का, वो आपके फॉर्मूला मैंने बताया था a - x = K0T, या इसमें भी आप नॉट कह सकते हो, -K0T + a। अब ये मान लो आपको याद नहीं है, ये मैंने ग्राफ में बताया था, ये याद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, आप क्या करो, दोनों साइड क्या करो, a जोड़ दो। तो मैंने क्या करा, a + x = a + K0T, ये कर दिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, a - x, क्या चाहिए, a - x चाहिए, तो इसको मैं यहां ले गया और इसको मैं यहां ले आया। तो a - x जो है वो क्या आ गया, इधर इसको ले आया तो ये होगा a - K0T, और ये क्या हो गया a - x, ये फॉर्मूला आ गया आपके। अब आप देखो ये a - x = -K0T + a, यही तो लिखा हुआ है। अब आपको a - x ही तो चाहिए, तो आपको a - K0T निकालना है। आपको चाहिए a, सॉरी आपको क्या चाहिए a, क्योंकि a - x तो उसने दे रखा है, आपको a चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a जो है वो कैसे निकलेगा कि ये a चाहिए तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो अगर आपको a चाहिए तो इसको यहां ले जाऊंगा, प्लस में हो जाएगा। तो a = K0T + a - x। अब इसकी मैं वैल्यू रख देता हूं, K0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, t जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, प्लस a - x की वैल्यू कितनी दे रखी है, a - x दे रखा है 0.05। अब यहां पर आप अगर 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या आना चाहिए। ठीक है, 0.5 दूनी 10, ठीक है, 0.10 प्लस, क्योंकि आपने जो मल्टीप्लाई करा है 2 डिजिट आ रहे हैं, तो दो, ये आपको, ये सिंपल मैथ से ये आपको आनी चाहिए, ये आपके आ जाएगा। उसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.15 ये आ जाएगा आपके, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब सिंपल ये मैथ्स रह गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं x = KT, ये वाला डायरेक्ट नहीं पढ़ते, ये ग्राफ में मैंने आपको बता रखा था, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर आ गया। तो यहां पर आंसर क्या आ गया 0.15 मोल पर लीटर। तो ये आंसर है आपके। तो ये आपके टेस्ट में जो जो आपके डाउट थे वो मैंने यहाँ पर सारे सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।